नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे बिहार के दौरे पर हैं, जहां पर वो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात का सिलसिला उनका लगातार जारी है। और आपको बता दें कि इससे पहले आदित्य ठाकरे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे और राहुल गांधी के साथ भी नजर आए थे। अब बिहार पहुंचकर बिहार के उप मुख्यमंत्री यानी कि युवा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नीतीश से मुलाकात उन्होंने की है, माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव से उन्होंने मुलाकात की है। और इस मुलाकात को लेकर कई मायने बताए जा रहे हैं। इस मुलाकात को लेकर चर्चाएं भी तेज हो रही हैं। उनकी इस कोशिश को देखकर लग रहा है कि वो देश के युवा नेतृत्व को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहना गलत नहीं है। आपको ये भी बता दें कि आदित्य ठाकरे मिशन 2024 को लेकर भी एक कहीं ना कहीं पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और विपक्ष को एकजुट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। आदित्य का मिशन बिहार जिस तरीके से देखने को मिला और उनका तेजस्वी यादव से मिलना, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। और इस मुद्दे पर, किस मुद्दे पर बातचीत हो रही है, इसको लेकर भी अब चर्चाएं हो रही हैं। राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है और दोनों की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि विपक्षी एकता को ध्यान में रखते हुए ये मुलाकात की गई है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है दिल्ली और तमाम जगहों पर, क्योंकि देखिए लगातार विपक्षियों से कहा गया था कि तमाम जो विपक्षी दल हैं वो एक साथ एकजुट हो जाएं और बीजेपी के खिलाफ बड़ी मजबूती के साथ खड़े हों। तो इस मुलाकात को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं और इस मुलाकात को लेकर चर्चाएं भी अब बहुत तेज हो गई हैं। मिशन 2024 को लेकर जो विपक्ष है वो एकजुट हो गया है और तमाम जो युवा नेता हैं वो एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। देखिए, अब से कुछ दिन पहले ही आदित्य ठाकरे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे और अब आदित्य ठाकरे तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुंचे हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो है, लगातार चर्चाओं का जो विषय बनी हुई है वो ये भी है, कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के पिता यानी कि लालू यादव अक्सर आदित्य ठाकरे और उनके परिवार को, शिवसेना को आड़े हाथ लेते रहे हैं। बिल्कुल भी वो उनको पसंद नहीं करते, पिता विरोधी रहे हैं और बेटे से मुलाकात आदित्य ठाकरे की। तो ऐसे में कई तरह की चर्चाएं अब हो रही हैं कि आखिर इस मुलाकात को किस तरीके से देखा जाए। और आपको बता दें कि शिवसेना के नेता हैं, क्योंकि आदित्य ठाकरे और बिहार के दौरे पर पहुंचे हैं। तो यहाँ पर कई महत्वपूर्ण बातें अब हो रही हैं कि क्या इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है आदित्य ठाकरे का बिहार की राजनीति में, या फिर इस मुलाकात को कैजुअल मुलाकात के तौर पर देखा जाए, क्या इसके कयास लगाए जाएं। तमाम तरह की बातें इसको लेकर की जा रही हैं। राजनीतिक गलियारों में भी बहुत तरह की चर्चाएं इसको लेकर हो रही हैं। ये मुलाकात जो है, लगातार इसका सिलसिला जारी है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि आदित्य ठाकरे भारत जोड़ो यात्रा में जब शामिल हुए थे तो राहुल गांधी के साथ नजर आए थे। उसके बाद भी चर्चाएं हुई थी कि विपक्षी एकता देखने को मिल रही है। राहुल गांधी देखिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और ऐसे में कांग्रेस के जो तमाम नेता और तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो यही कहते हैं कि कांग्रेस जो है पूरी कोशिश में लगी हुई है और विपक्षी एकता को लेकर कांग्रेस भी कई बार एकजुट नजर आई है। और अब आदित्य ठाकरे भी बिहार पहुंचे। रजनी शर्मा हमारे साथ मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। रजनी, देखिए मुलाकात का दौर अभी तक चल रहा है और अभी आपको क्या जानकारी मिल पा रही है कि इस मुलाकात को किस तरीके से देखा जा रहा है? क्या ये एक औपचारिक मुलाकात है या फिर बस राजनीति को लेकर ये मुलाकात है? किस एंगल से इस मुलाकात को देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए आदित्य ठाकरे जिस तरह से बिहार पहुंचे और जिस तरह से भव्य स्वागत किया गया उनसे उनका, तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है कि बिहार में तमाम जो विरोधी दल है भाजपा के, वो सब इकट्ठे होना और एकजुट हो रहे हैं, ये इसका प्रमाण है। बताते चलो कि आदित्य ठाकरे के साथ दो और सांसद पहुंचे हैं यहाँ, प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल शिंदे। ये दो बड़े चेहरे हैं जो शिवसेना के सांसद है, ये भी पहुंचे आदित्य ठाकरे के साथ। और आदित्य ठाकरे जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचे, उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये कहा कि युवाओं को एक होना है और इसी संदर्भ में हम यहाँ पहुंचे हैं, यानी एकजुटता की बात उन्होंने स्वीकारी। और अब उनकी जो मुलाकात है वो चल रही है। सबसे पहले आदित्य ठाकरे यहाँ तेजस्वी को सम्मानित किया उन्होंने, शिवसेना प्रमुख की एक मूर्ति उन्हें गिफ्ट की और उसके बाद इनकी ये बैठक चल रही है। थोड़ी देर में ये बैठक समाप्त होगी, इसके बाद दोनों बाहर आएंगे। तमाम मीडिया की जो कैमरे हैं वो उनका इंतजार कर रही है और अब वो बाहर आएंगे और बाहर आकर अपने इस मीटिंग का क्या एजेंडा है, अपनी अपनी बातों को सामने रखेंगे। तेजस्वी यादव अपनी बातों को सामने रखेंगे और आदित्य
ठाकरे अपनी बातों को सामने रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वाकई जैसा संदेश दिया आते आते आदित्य ठाकरे ने ये स्पष्ट कर दिया कि तमाम युवा नेताओं को अब एकजुट होना पड़ेगा, उसकी पहल कर दी है। यानी पहले राहुल गांधी से मुलाकात करिए, अब तेजस्वी यादव से मुलाकात कर रहे हैं, तो बीजेपी के खिलाफ जो गुटबंदी है वो शुरू हो गई है। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, यानी तमाम जो बीजेपी के धुर विरोधी हैं वो सब एकजुट होने लगे हैं, एक छत्र छाया में आने लगे हैं। तो अब मीटिंग जो खत्म होगी उसके बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है, इससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। जी बिल्कुल। और देखिए रजनी, यहाँ पर कई महत्वपूर्ण बातें जो हैं इस मुलाकात को लेकर कही जा रही हैं, और एक बात बहुत साफ हो रही है कि युवाओं का एकजुट होना कहीं ना कहीं, युवा राजनीति जिस तरीके से कहा जाता है कि युवा चेहरे को लोग पसंद करते हैं, देश में युवा बहुत ज्यादा हैं, तो ऐसे में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि राजनीति में भी युवा हो, ताकि वो तमाम जो जनता जो है उसको आकर्षित अपनी तरफ कर सके। तो कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी है, और इसके अलावा और भी कई रीजन बताए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि शिवसेना को मजबूत करने के लिए तमाम नेताओं के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं आदित्य ठाकरे। बिल्कुल, देखिए दिल्ली मुंबई में जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव होना है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव ही निर्णय करता है कि मुंबई में किसका शासन रहेगा, किसकी सरकार चलेगी। और अब हालिया दौर में मुंबई में ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव होना है, क्योंकि उत्तर भारत के लोग बहुत सारे मुंबई में रहते हैं, तो ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि संभवतः एक तरह से मदद कहें तो तेजस्वी यादव से बिहारियों को एकजुट होने की मदद मांगने आए हैं यहाँ आदित्य ठाकरे की। तेजस्वी यादव ये आवाज लगाए कि तमाम जो बिहारी है वो एकजुट हो जाए और एकजुट होकर शिवसेना का वो समर्थन करें। क्योंकि बताते चलो कि शिवसेना के गुट विरोधी रहे हैं तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव, लेकिन ये उस दौर की बात है जब शिवसेना लगातार बिहारियों पर आक्रमण करते रहा था। लेकिन अब चूंकि तमाम जो विरोधी पार्टी है वो एकजुट हुए, तो ऐसे में आदित्य ठाकरे जो नई पीढ़ी है वो एकजुट हो रहे हैं, वो अपने पूर्वजों की जो उनकी मत भिन्नता थी उसे दरकिनार कर तेजस्वी यादव हो या फिर आदित्य ठाकरे ये एक छत के नीचे आ रहे। तो ये भी आकलन लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव को भी देखते हुए आदित्य ठाकरे ने हाथ बढ़ाया है तेजस्वी की ओर। बिल्कुल, और इसमें कहीं ना कहीं अपना फायदा भी देखा है, और विपक्षी एकजुटता की तो बात लगातार कही जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से मिशन बिहार पर निकले हैं तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए आदित्य ठाकरे, इसको लेकर कई चर्चाएं हो रही हैं। और हमारी सहयोगी रजनी जैसे कि बता रही थी कि मुंबई में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होने हैं, ऐसे में कहा जा रहा है कि क्योंकि मुंबई में बिहारी लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से बिहार मिशन पर पहुंचे हैं, ताकि कहीं ना कहीं बिहार के डिप्टी सीएम का सपोर्ट मिल सके आदित्य ठाकरे को। चलिए आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर अब प्रदेश की राजनीति गर्माती जा रही है। कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर रेप के आरोपी होने का आरोप लगाया है। बता दें कि नेताम के खिलाफ झारखंड में केस दर्ज है, और इसी बीच ये खबर भी सामने आई है कि झारखंड पुलिस से छत्तीसगढ़ पुलिस के संपर्क में है, और जिस पर अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया है। बृजमोहन अग्रवाल ने बयान में कहा है कि अगर सरकार में दम है तो ब्रह्मानंद नेताम को तुरंत गिरफ्तार करें, हम उनको चुनाव जिताकर दिखाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि गिरफ्तार करना है तो पहले पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को गिरफ्तार करें। कांग्रेस ने षड्यंत्र कर ब्रह्मानंद नेताम का नाम केस में जोड़ा है। प्रारंभ में 5 आरोपियों के विरुद्ध नामजद अपराध दर्ज किया गया था, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। विवेचना के दौरान 5 अन्य नामजद और 10-12 अन्य अज्ञात आरोपियों के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई, जिन्हें आरोपी बनाया गया है। एफआईआर में दर्ज 5 नामजद आरोपियों के अलावा अन्वेषण में जिन 5 अन्य आरोपियों के नाम सामने आए थे, पूर्व भाजपा विधायक ब्रह्मानंद नेताम उन्हीं में से एक है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 साल की उक्त पीड़िता ने अपने साथ यौन संबंध बनाने वाले सभी लोगों के नंबर एक डायरी में लिख कर रखे थे, और जिसने जब जब संबंध बनाया होता था उसके नाम के सामने वो एक लकीर डाल देती थी। इस डायरी के विश्लेषण से कई नए तथ्यों का खुलासा मामले में हुआ था।
तो कांग्रेस ने षड्यंत्र पूर्वक और ये नाम जोड़ा है, और इसलिए कहीं कोई पुलिस ब्रह्मानंद नेताम, जब वो डायरी का हिस्सा ही नहीं है, उनको कभी सम्मन्स नहीं मिला। ये सरकार 4 साल से, जरा बताएं ना कि कांकेर के एसपी को कभी संपर्क किया क्या झारखंड की पुलिस ने? कभी चारामा थाना को संपर्क किया क्या? कभी उनको सम्मन्स दिया क्या? कभी उनका बयान लिया क्या? तो बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी की गिरफ्तारी होती है क्या? और अगर शासन में दम है तो उसको गिरफ्तार करे, वो जेल में रहेगा, हम चुनाव जीतेंगे, हमको इसकी कोई चिंता नहीं है। ये तो सरकार डरी हुई है, सरकार घबराई हुई है। आदिवासियों का 32% आरक्षण को जो 20% किया है, सर्व आदिवासी समाज खुलकर विरोध कर रहा है। और इतनी घटिया राजनीति, एक आदिवासी नौजवान को बदनाम करने का काम अगर कोई कर रही है तो ये भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। और भानु प्रतापपुर चुनाव में कि आदिवासियों का पहले 32% आरक्षण कर आदिवासियों के हक को छीना गया, अब एक आदिवासी नौजवान जो चुनाव लड़ रहा है उसको बदनाम किया जा रहा है। तो ये सरकार आदिवासियों को बदनाम करने वाली, उनको हक को छीनने वाली सरकार। पूरा मामला आपको बता रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा चैलेंज सामने आया है, दम है तो गिरफ्तार करके दिखाओ, ये बड़ी बात उन्होंने कही है अपने बयान के दौरान। लगातार इस पर दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने चैलेंज कर दिया है, और जबकि इस मामले पर कांग्रेस भी लगातार आरोप लगा रही है और कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी की जाए। बृजमोहन अग्रवाल ने अपने बयान में कहा कि अगर सरकार में दम है तो ब्रह्मानंद नेताम को तुरंत गिरफ्तार करें, हम उनको चुनाव जिताकर दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि गिरफ्तार करना है तो पहले पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को गिरफ्तार किया जाए। कांग्रेस ने षड्यंत्र करके ब्रह्मानंद नेताम का नाम केस में जोड़ा है, तो ये आरोप बीजेपी की तरफ से लग रहा है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी बातें कह रही है, अपना पक्ष रख रही है। पूरा मामला जो है बहुत ही ज्यादा उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीति लगातार छत्तीसगढ़ की जो है बहुत ही ज्यादा गर्माती नजर आ रही है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर अब प्रदेश में राजनीतिक माहौल जो है बहुत गर्म हो गया है। कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर रेप का आरोप लगाया है और आरोपी होने की बात कही है, कहा है कि रेप के आरोपी हैं ब्रह्मानंद नेताम। और वहीं नेताम के खिलाफ झारखंड में केस भी दर्ज है, ये बात उन्होंने कही। और इसी बीच खबर आई है कि झारखंड पुलिस से छत्तीसगढ़ पुलिस के संपर्क हैं, ये भी जानकारी है। और आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले पर बीजेपी का भी पक्ष सामने आया है। बीजेपी ने अपना पक्ष रखा है और बीजेपी का कहना है कि ये मामला झूठा है। कांग्रेस ने जानबूझकर मामले को जोड़ने का कोशिश, मामले में उनका नाम जोड़ने का प्रयास किया है, जो कि फंसाने का पूरा कह सकते हैं कि तरीका है। और इस पूरे मामले पर अब राजनीति जिस तरीके से बढ़ रही है, जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां आप देखने को मिल रही हैं, यहाँ पर माहौल जो है इस तरह का बन गया है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर चल रहा है। और उपचुनाव क्योंकि होना है, ऐसे में दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत चाहती हैं। और ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि राजनीति इस वजह से भी हो रही है क्योंकि भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर भी राजनीतिक सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। संवाददाता मनोज हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, ये सब जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रहा है, इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? बीजेपी कह रही है कि उनके जो नेता हैं उनको झूठा फंसाया गया है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि वो रेप के आरोपी हैं। जी, आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी मामले में पूर्व मंत्री विधायक और बृजमोहन अग्रवाल ने एक बड़ा बयान दिया है मैम। उन्होंने ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तारी को लेकर सरकार को चैलेंज किया है। बिल्कुल। और बोले हैं कि हम अगर हमारा प्रत्याशी जेल में भी रहेगा तो हम चुनाव जीत कर आपको दिखाएंगे। ये बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया है। बिल्कुल, ये ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं बीजेपी की तरफ से जो बयान दिया गया है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस की बात है। अगर किसी के ऊपर आरोप है तो उस आरोप को सिद्ध होने तक या उस आरोप की पूरी जांच होने तक इस तरह का बयान देना भी तो गलत है। जी 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 जी, आपको बता दें इसको लेकर पूर्व मंत्री ने यह भी बयान दिया हुआ है कि हमारे प्रत्याशी को फंसाया जा रहा है, एक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस राजनीति कर रही है। मनोज, क्या वाकई ऐसा है कि इनके प्रत्याशी को फंसाया जा रहा है, कांग्रेस राजनीति के तहत ये सब कर रही है? जी, आपको बताते चले कि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बीजेपी प्रत्याशी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूरे एविडेंस के साथ बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ
बिल्कुल, और बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि रेप के आरोपी हैं ये, और इनको जिताने के लिए देखिए दूसरी तरफ बीजेपी ने भी वार पर पलटवार किया है। तो आपको इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या इस पूरे मामले पर दोनों ही पार्टियों का कहना है? और देखिए जिस तरीके से रेप का आरोपी बताया गया है, पुलिस ने क्या कोई मामला दर्ज किया है? जांच इस पर चल रही है? जी, इस पे आपको बता दें, इस पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान बीच में आ चुका है। उन्होंने कहा कि पुलिस अपनी अभी जांच की कार्रवाई कर रही है और जल्दी ही गिरफ्तारी की बात तो सामने आएगी देखने को। मतलब पुलिस की जांच के बाद ही कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी की जाएगी इनकी। चले, आप पूरी जी जी इस जी। खबर पर नजर बनाए रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो देखिए लगातार जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, बीजेपी वर्सेस यहाँ पर कांग्रेस की राजनीति बनी हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और कई तरह की बातें यहाँ पर इस दौरान कही जा रही हैं। भानु प्रतापपुर का चुनावी रण जिस तरीके से अखाड़ा बनता जा रहा है, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हैं और कई महत्वपूर्ण बातें और कई ऐसे बयान भी दिए जा रहे हैं कि जबकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी ने जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है उसके ऊपर रेप का आरोप है, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने जानबूझकर ये नाम जोड़ा है। आगे बढ़ेंगे। नोएडा में पूर्व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उपेंद्र तिवारी पहुंचे, जहां पर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। इस वक्त हमारे साथ खास बात करने के लिए स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी जी। सर, जिस तरीके नगर निकाय चुनाव नजदीकी हैं उसको देखते हुए किस तरीके की तैयारी यहाँ पर चल रही है कोड़ा के अंदर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूर्ण रूप से है। यह लगभग पिछले 3 महीनों से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर तैयारी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ती है और यह प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम 17 के 17 महापौर और जितने नगर पालिका और टाउन एरिया है, हम प्रचंड बहुमत के साथ जीत दिलावें और उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी का कदम है। सर, बात की जाए जिस तरीके से अभी 2024 के चुनाव भी नज़दीकी आ रही हैं, उसको देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रही है, अलग अलग मुद्दे गिना रही है। वहाँ अपने कि अब तक भारतीय जनता पार्टी ने यही कार्य किया है, सरकार की अपनी नीतियाँ गिना रही। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस टाइम वो गुजरात से आते हैं, उनका क्षेत्र, वो गुजरात में जाके खुद अपने बताया जा रही है केंद्र की सरकार अच्छे अच्छे कार्य कर रही है, तो उसको देखते क्या करें? ये बात सही है कि जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8 सालों के अंदर काम हुआ है, वो पिछले 50, 55 साल, 60 साल के इतिहास में कांग्रेस पार्टी या उसके सहयोगी दलों ने नहीं किया है। अगर उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे तो एक तब का भारत और एक मोदी जी की सरकार बनने के बाद अब का भारत, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। तब के भारत में क्या था कि जिसके पास लाल कार्ड होता था, जिसके पास वो बीपीएल सूची में नाम होता था, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार की योजना का लाभ उसी व्यक्ति को मिलता था। क्योंकि 2012 से 17 के बीच में विधायक के रूप में हम लोगों ने देखा था कि जिस व्यक्ति को रहने के लिए घर नहीं, सोने के लिए बिस्तर नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, शरीर पर पहनने के लिए कपड़ा नहीं, और वैसे भी लोग हम लोगों को पकड़ते थे कि विधायक जी हमारा पेंशन करवा दीजिए, विधायक जी शौचालय बनवा दीजिए, विधायक जी आवास बनवा दीजिए, हमारा इलाज करा दीजिए। तो हम लोग विधायक रहते हुए भी मजबूर हो जाया करते थे, क्योंकि आज़ादी के 60, 65, 66 सालों के अंदर इस हिंदुस्तान के अंदर यही व्यवस्था थी। और जब से मोदी जी आए, तो मोदी जी के आने के बाद उन्होंने कहा कि सबका साथ और सबका विकास। तो सबका साथ और सबका विकास में पिछले 5 सालों में 14 से 19 तक उन्होंने देश की जनता के सामने करके दिखाया कि आज हिंदुस्तान के अंदर कोई भी गांव गरीब किसान मजदूर हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, आज मोदी जी की सरकार की और योगी जी की सरकार की योजना आज सबके लिए है। अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए भी है, राजा के लिए भी है, रंग के लिए भी है। और इसलिए उस नारे के साथ जो अब का भारत है, उसमें मेरा जैसा नौजवान एक लाइन में कहता है कि किसी भी माँ बहन के घर में पेट में गर्भ धारण करने से लेके पूरी जिंदगी से धरती पे जीने तक और श्मशान घाट तक जाने की चिंता अगर किसी नेता ने किया है, तो उसी नेता का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। चाहे वो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी को आगे बढ़ाओ मामला हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, इलाज का मामला हो, आवास का मामला हो, शौचालय का मामला हो, पेंशन बनाने का मामला हो, मुफ्त में पढ़ाई का मामला हो, मुफ्त में सिंचाई का मामला हो, मुफ्त में दवाई का मामला हो। आपने देखा कि कोरोना काल के दौरान दुनिया के मानचित्र पे एक से एक समृद्ध देश
उनके अमृत दौर क्या था और माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे देश और उत्तर प्रदेश के अंदर मृत्यु दर क्या था। जो वैक्सीनेशन कांग्रेस के ज़माने में कोई पोलियो जैसी बीमारी आ जाती थी तो 20-25 साल लग गया, और यहाँ कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी आई जिसके चपेट में पूरा दुनिया रहा, और सबसे पहले वैक्सीन हिंदुस्तान ने डेवलप किया, और आज 3-3 बार बूस्टर डोज के रूप में वैक्सीन लग रहा है और कोरोना को भाग जाना पड़ा। तो इस तरीके की एक नहीं अनेकों काम हुए हैं कि जो मोदी जी के नेतृत्व में आज 8 सालों में, यह जरूरी नहीं है कि कोई नगर पालिका का चेयरमैन, विधायक, सांसद और प्रधान और जिला पंचायत सदस्य रहेगा तभी योजना का लाभ पहुंचाएगा। मोदी जी ने नारा को बदल दिया है कि सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। क्या समझे के साथ सारा विकास संभव। तो क्या समझे 2024 में सरकार बनने जा रही है? 2024 में कोई लड़ाई नहीं है। जिस तरीके से 2014 में प्रचंड बहुमत मिला था कि 272 प्लस प्रधानमंत्री जी ने कहा, और उत्तर प्रदेश की जनता ने अकेले भारतीय जनता पार्टी को 282 और एनडीए गठबंधन के साथ 336 सांसदों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाया। फिर 5 साल सरकार बनी। 2019 में पूरा विपक्ष एकजुट हुआ। फिर विपक्ष लगा कहने 2014 को लेके, चाहे कर्नाटक रहा हो चाहे कलकत्ता रहा हो, 24 दलों के नेता एक ही बात कहते थे कि मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ। उनका विजुअल उठा के देख लीजिए, उनके पास एक एजेंडा नहीं था, और मोदी का एजेंडा था कि गरीबी हटाओ, भुखमरी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, नौजवानों को रोजगार दो, मजदूरों को काम दो, किसानों की आमदनी दुगनी करो, इस तरीके से देश का विकास करने की दिशा में। और देखा आपने कि 2019 का भी रिजल्ट आया तो अकेले भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद, एनडीए गठबंधन के साथ 353 सांसदों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी। और ठीक आज 2024 में मैं आज ही ऐलान कर रहा हूं कि जिस तरीके से 2014, जिस तरीके से 2019, उससे भी प्रचंड बहुमत के साथ पूरे देश में पुनः माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ पुनः देश के अंदर सरकार बनेगी। सर, चाहे नगर निकाय चुनाव हो या गुजरात के चुनाव हो, कांग्रेस तो अपना वो बता रही है कि कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने जा रही कोई सी जिले में। चाहे गुजरात की बात कर लें, ये बताया कि 2019 में कांग्रेस कहती थी क्या कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है, और 21 चुनाव में अभी उत्तर प्रदेश में कह रही थी क्या कि भाजपा की सरकार। वो तो जहां जाती है तो कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कितने विधायक हैं, और लोग कांग्रेस का नामो निशान भूल गए हैं। 2 स्टेट में अब सरकार रह गई है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है कि कांग्रेस मुक्त भारत, भाजपा युक्त भारत, तो उसी दिशा में पूरा देश चल पड़ा है। और राजस्थान का चुनाव आने दीजिए, छत्तीसगढ़ का चुनाव आने दीजिए, तो कोई राज्य नहीं बचेगा। सभी राज्यों में या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी या क्षेत्रीय दलों, कांग्रेस का तो नामो निशान नहीं बचेगा। अब तो लाले पड़ जाएंगे जी कि उत्तर प्रदेश की किस सीट से कांग्रेस का कोई व्यक्ति जीतेगा। इस बार रायबरेली भी बचने वाला नहीं। राहुल गांधी तो पद यात्रा करने में लगे। आप पद यात्रा करें चाहे कोई भी यात्रा करें, वो भारत जोड़ो का नाम दिए हो, कांग्रेस ही को नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो उनकी पद यात्रा को क्या किया जाएगा। तो एक सवाल और है सर आपसे लास्ट, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर रहते हैं, तो यहाँ ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गौतम बुद्ध नगर आते हैं, तो ऐसे मुख्यमंत्री बहुत होते हैं जिनकी कुर्सियाँ चली जाती हैं, लेकिन ये पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के दौरे पे रहते हैं योगी आदित्यनाथ जी। ये बताइए कि ये तो जब बहन जी, मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश जी, कांग्रेस की जब सरकार होती थी तब ये था। मिथ्या तोड़ना के काम ही मोदी जी और योगी जी और अमित शाह का काम है। और ये मिथ्या आज थोड़े, तो पिछली बार भी ये मुख्यमंत्री थे तो कई बार आए नोएडा दौरे पे, और दूसरी बार भी मुख्यमंत्री बनने के बाद कई बार आए, अभी आज ही जेवर में थे। तो लगातार आ रहे हैं। आखिर पिछली बार भी थे नोएडा में, कई बार आए, दोबारा मुख्यमंत्री बने कि नहीं बने। प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पे आए, तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को मिथ्या तोड़ना ठीक से आता है, और कोई मिथ्या नहीं, भ्रामक प्रचार रहा है जिसको इन लोगों ने तोड़ा है। कोई इस तरीके की बात नहीं है। आपको भी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में उपेंद्र तिवारी जी, पूर्व राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री थे। उनका यही कहना है कि 2024 में जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। कैमरामैन निक्की के साथ में नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।